नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल क्लासुक में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। ठीक है दोस्तों, कल वीडियो बनाई थी लेकिन अपलोड होने के बाद वो डिलीट हो गई थी। कुछ ही साथी देख पाए हैं। तो दोस्तों आज मैंने फिर से उसी वीडियो को रिपीट किया है। ठीक है, आज के जो हमारे क्वेश्चन होंगे, जो हमारी सीरीज 2 चल रही है, सुपर 100 क्वेश्चन सीरीज 2, उसमें हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। उनसे आगे के क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करेंगे। लगभग आज आपकी दूसरी सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है साथियों, इसके साथ ही मैंने हर रोज़ की तरह आज फिर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट शामिल किए हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो अपने क्वेश्चन सीरीज, जो आपकी सीरीज के क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन की ओर जाने से पहले एक बार जो महत्वपूर्ण पॉइंट शामिल किए हैं, एक बार उन्हें जानते हैं क्या है। चलते हैं अपने पॉइंटों की ओर। पहला पॉइंट है आपका कि प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी किस महान फिल्म निर्देशक की बहन थी। प्रसिद्ध चित्रकार ललिता लाजमी किस महान फिल्म निर्देशक की बहन थी। इसमें आपका राइट जवाब है गुरुदत्त की बहन थी। साथियों, ये पॉइंट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति चल रहा था, उसमें ये एक क्वेश्चन कई लाख रुपए का था शायद। तो इस दृष्टि से ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। क्या पता ये आपको आपकी किसी आने वाली परीक्षा में देखने को मिले, तो आज आप इसे याद रखेंगे। ठीक है साथियों, चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। आपका अगला जो पॉइंट है वो है एक आर्टिस्ट जो है मैक्स अन्सर्ट, जिनका जन्म 1891 में हुआ था। इससे आपके कई बार एग्जामिनर कई सारे क्वेश्चन निकाल देता है और ये महत्वपूर्ण कलाकार है आपका। इससे आपका एक दो या दो नंबर का क्वेश्चन आपका निकलता रहता है। जैसे आपकी परीक्षा यूपी टीजीटी, पीजीटी और प्लस नेट में इन कलाकारों से आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जानते हैं हम इसके बारे में क्या लिखा है। पहला पॉइंट है इसमें कि जो आपके मैक्स अन्सर्ट है ये ग्राफिक कलाकार है और कवि। ये ग्राफिक कलाकार और कवि थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनका। दूसरा पॉइंट है इसमें कि यह एक दादावादी और अति यथार्थवाद का प्रथम अग्रणी कलाकार था। मैक्स अन्सर्ट दादावादी कला और अति यथार्थवादी कला का प्रथम अग्रणी कलाकार था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपका। जो आपके दादावादी कलाकार है, मुख्य रूप से जो जाने जाते हैं वो है मार्शल धूसा। दादावादी कलाकार है मार्शल धूसा, प्रमुख रूप से दादावाद के लिए जाने जाते हैं। और दादावाद का अर्थ है कि जो कलाकार है इन्होंने विषय वस्तु को वास्तविक न बनाकर उसे तोड़ फोड़ कर जो भी रूप बनाया उसे दादावाद का नाम दिया है। आगे जब हम हर एक बात को डिटेल से पढ़ेंगे तब मैं इनके विषय में भरपूर जानकारी आपको दूंगा। फिलहाल आप एक लाइन में ही जान लेंगे कि जो दादावादी कलाकार थे इन्होंने वास्तविक रूप को तोड़कर उसे टूटे फूटे रूप में प्रदर्शित किया था। यही आपका दादावाद कहलाया था। इसके जो प्रमुख कलाकार है आपके मार्शल धूसा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये। नेक्स्ट है आपका अति यथार्थवादी कला। अति यथार्थवादी कला से अभिप्राय है, पहले तो जानते हैं कि जो प्रमुख कलाकार आते हैं आपके अति यथार्थवाद के, वो है आपके सर्वाडोर डाली, जिनका प्रसिद्ध चित्र है पिंगलती घड़िया, जलता जिराफ आदि अन्य कई प्रसिद्ध चित्र हैं इनके अति यथार्थवाद के। और अति यथार्थवाद के लिए आपके सर्वाडोर डाली जाने जाते हैं। जानते हैं अति यथार्थवाद क्या होता है। जो आपका अति यथार्थवाद है, एक तो होता है आपका यथार्थवाद, अर्थात हुबहू चित्रण करना या हुबहू
जिस विषय वस्तु को हम देख रहे हैं उसको चित्रित करना या प्रदर्शित करना आपका यथार्थवाद होता है। लेकिन अति यथार्थवाद से अभिप्राय है कि किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करना आपका अति यथार्थवाद कहलाता है। और इसके जो मुख्य कलाकार है आपके, वो है आपके सल्वाडोर डाली। लेकिन यहाँ जो मैक्स अन्सर्ट से बात की है वो की है कि ये दादावादी और अति यथार्थवादी कला के प्रथम अग्रणी कलाकार थे। जैसे आपका घनवाद है, घनवाद के प्रमुख कलाकार आपके पिकासो है, क्योंकि इन्होंने 1907 में घनवाद की नींव रखी थी। लेकिन अगर बात की जाए कि घनवाद का उदय किसके चित्रों से हुआ है, तो आपके उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है सेजान के ज्यामितीय चित्रों से घनवाद का जन्म हुआ था। लेकिन पाब्लो पिकासो ने 1907 में अवन्यू की स्त्रियां नामक चित्र बनाकर घनवाद की नींव रखी थी। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट चित्र है आपका कि घनवाद का उदय सेजान के चित्रों से हुआ है, लेकिन नींव रखी थी पिकासो ने। ये सभी पॉइंट आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन निकलता ही निकलता है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कि जो आपके मैक्स अन्सर्ट है, इन्होंने अपनी कला में किन किन तकनीकों का प्रयोग किया है। ए आपके नंबर 1 पे मोन्ताज, बी आपकी नंबर 2 पे फ्रोताज और सी आपका कोलाज। इन्होंने प्रमुख रूप से 3 विधियों का या तकनीक का प्रयोग किया है, मोन्ताज, फ्रोताज और आपकी कोलाज। जो आपकी कोलाज है नंबर 3 पे, इसके लिए तो अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले कोलाज का आविष्कार किसने किया था, कोलाज का आविष्कार 20वीं शताब्दी में घनवादी कलाकार थे आपके घनवादी कलाकार थे आपके ब्राक कलाकार थे घनवादी। इन्होंने कोलाज का आविष्कार किया था। कोलाज होता है आपका जो आपकी कागज़ की कतरनें होती है या कपड़ों की कतरनें, उनसे किसी कलाकृति का निर्माण करना ही आपका कोलाज कहलाता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो आता है इस प्रकार से आता है कि कोलाज क्या है, तो कागज़ों की कतरन से जो चित्र बनते हैं उन्हें हम कोलाज कहते हैं। और जो आपका कोलाज है इसका आविष्कार ब्राक ने किया था। इम्पोर्टेंट आपका, अगर आपका ऑप्शन में ब्राक नहीं है तो आप पिकासो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो आपके अति यथार्थवादी कलाकार है आपके मैक्स अन्सर्ट, इन्होंने भी कोलाज में काम किया है। अगर साथियों बात की जाए कि भारत में सबसे पहले कोलाज में किसने काम किया था, तो अगर भारत की बात की जाए तो कंवल कृष्ण कलाकार है आपके, कंवल कृष्ण नामक कलाकार ने सबसे पहले भारत में कोलाज का प्रयोग किया था। कोलाज का प्रयोग कंवल कृष्ण ने किया था। लेकिन आविष्कार की बात आए तो आपके ब्राक जाएंगे। सभी के सभी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखेंगे। अब जानते हैं मोन्ताज और फ्रोताज। जो आपकी मोन्ताज और फ्रोताज है, इनके लिए मुख्य रूप से आपके मैक्स अन्सर्ट जाने जाते हैं। और साथियों एक टेक्निक और है इसी प्रकार की जिसे हम स्फुमाटो कहते हैं, जिसमें हम अंगूठे से रब करके रंग को फैलाते हैं, आपका स्फुमाटो कहलाता है। स्फुमाटो, इस बत्ती का आविष्कार किया था लियोनार्डो दा विंसी ने किया था स्फुमाटो का। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अंगूठे से रब करके ऐसे रंग को फैलाते हैं, बैकग्राउंड में मिक्स करते हैं, वो आपका स्फुमाटो कहलाता है। इसका आविष्कार विंसी ने किया था। आपकी 2 विधि जो यहाँ दी गई है आपकी मोन्ताज और फ्रोताज, इनके विषय में मैंने थोड़ा निकाल कर लिखा है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, आपको इस चीज़ की जानकारी हो जाएगी। क्योंकि आपका जैसे आपका NVS हो गया, KVS, DSSB या आपका UP का PGT का एग्ज़ाम हो गया, तो वहाँ पर एग्जामिनर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका ऑयल रंग किस प्रकार का होता है, वह कौन सा माध्यम है जो जल रंग और तेल रंग दोनों के साथ चलाया जा सकता है, वह कौन सा रंग है जो जल्दी सूख जाता है या फिर
किस रंग को हम बिना ब्रश और बिना जल के चला सकते हैं। इस तरह के आपके कई सारे क्वेश्चन निकाल लेता है, या फिर कोई भी पद्धति देकर उसके विषय में जानकारी ले लेता है कि वह कौन सी पद्धति है, उसमें किस तरह से कार्य किया जाता है। तो इस तरह के आपके जो क्वेश्चन है बेसिक वो आपके परीक्षा में तो आते ही हैं, लेकिन इंटरव्यू में भी आपसे एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे करता है। तो आपको इन बेसिक चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं हम आगे पॉइंट की ओर और जानते हैं कि इनका अर्थ किस तरह से निकलता है। उससे पहले एक पॉइंट और है शामिल, जिसे जानते हैं। लिखा है कि जो एंसर्ट है इनके द्वारा पहली बार प्रकाशित 2 पुस्तकें हैं। एक तो इनकी है कोलाज उपन्याय, नंबर 1 पे जो लिखी है आपकी कोलाज उपन्याय, और नंबर 2 पे है कला की पुस्तक। कला की पुस्तक, ये 2 पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की थी 1934 में, और ये इनके साप्ताहिक थी, मतलब कि एक हफ्ते में एक बार निकलने वाली इनकी पुस्तक थी। इनमें ये 1934 में इन्हें प्रकाशित किया था। महत्वपूर्ण है आपकी, पूछ ली जाए। वैसे तो डीप क्वेश्चन है, लेकिन नेट वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं पुस्तक से कि निम्नलिखित पुस्तक के लेखक कौन है। तो बस आप इतना याद रखें कि 2 पुस्तक है मार्क्स अनसर्ट की, कोलाज उपन्याय और कला की उत्पत्ति। महत्वपूर्ण है दोनों, इनकी डेट 1934 दी गई है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर साथियों। आपका अगला पॉइंट मोनताज पद्धति से है। अब जानते हैं कि आपकी जो मोनताज पद्धति है ये क्या होती है। इसमें लिखा है कि पुरानी मासिक पत्रिकाओं व विज्ञान संबंधी पुस्तकों से रेखा चित्र को टुकड़ों में काटकर उन टुकड़ों को पुनः एक साथ क्रम में रखकर प्रयोग किया जाना ही आपका मोनताज कहलाता है। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि पुरानी मासिक पत्रिकाओं व विज्ञान संबंधी पुस्तकों से रेखा चित्र को टुकड़ों में काटकर उन टुकड़ों को पुनः एक साथ क्रम में रखकर प्रयोग किया जाना ही आपका मोनताज कहलाता है। अब जानते हैं कि आपका फ्रोताज क्या होता है। फ्रोताज में लिखा है कि 1925 में लकड़ी ईंट व पत्थर जैसे पदार्थों की खुरदुरी सतह पर कागज रखकर उसके ऊपर पेंसिल या कोयला या क्रियोन से रगड़ा जाता है, जिससे कागज पर अन्य पेंटिंग का निर्माण होता है, वो आपका फ्रोताज कहलाता है। दोस्तों आप इसे 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने बड़ी सरल भाषा में लिखा है ताकि सीधा आपके माइंड पे टारगेट करके आप इसे कैच करें, और बड़ी शुद्ध भाषा में लिखा है कि आप इसे जान जाए। इस प्रकार से मैंने आपके सामने कोलाज, मोनताज, फ्रोताज और स्फुमाटो 3-4 पद्धति को बताया है। उम्मीद है आप इन्हें नहीं भूलेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले पॉइंट की ओर। आपके सभी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ज़रूर आपको आपकी आने वाली परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट आपका इस प्रकार से है कि लिथोग्राफी की खोज कब हुई थी। तो साथियों लिथोग्राफी की खोज 1796 में जर्मनी के लेखक अलाइस सेनीफेल्डर ने की थी। और जो लिथोग्राफी का जो पत्थर है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो लिथोग्राफी है इसका पत्थर कहाँ से खोजा गया था। तो साथियों उसका पत्थर हमें बवेरिया के जंगलों से मिला था। बवेरिया के जंगलों से मिला था। बवेरिया के जंगल से मिला था आपका लिथोग्राफी के लिए पत्थर। अब आपका नेट की परीक्षा में भी आपका क्वेश्चन ये था कि जो लिथोग्राफी है आपकी, इसके लिए जो पत्थर प्रयोग में लाते हैं हम उसे क्या बोलते हैं। तो साथियों उसे हम बोलते हैं लाइमस्टोन उसे कहा जाता है लिथोग्राफी के पत्थर को। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनकी डेट की शताब्दी में लिथोग्राफी की खोज हुई, उसके खोजकर्ता भारत में सबसे पहले लिथोग्राफी या ओलियोग्राफ का प्रयोग किस विद्वान ने किया था, राजा रवि वर्मा ने। इस तरह के अनेक क्वेश्चन आपके निकलते रहते हैं। ये भी आपकी जो टॉपिक है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका।
परीक्षा की दृष्टि से भी और आपकी नॉलेज की दृष्टि से भी। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में आपसे पूछता है कि या बताता है कि 1813 में नामकरण किसने किया था। मतलब जो आपकी लिथोग्राफी है, लिथोग्राफी नाम किस विद्वान ने दिया था। तो दोस्तों 1813 में एच वैक्स ने लिथोग्राफी का नामकरण किया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। आपका अगला पॉइंट है कि 1822 में सबसे पहले कलकत्ता में कलाकार बेलनोस व सेविग्ना ने लिथो मुद्रण की शुरुआत की थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। 1822 में सबसे पहले कलकत्ता में बेलनोस व सेविग्ना ने लिथोग्राफी मुद्रण की शुरुआत की थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। सभी के सभी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनका रिवीजन करेंगे और याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। आपका अगला पॉइंट है मोलाराम गढ़वाल शैली का कलाकार है और इनका जन्म 1743 में हुआ था श्रीनगर में। मोलाराम से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं साथियों। एक तो जो आपके मोलाराम है, इन्हें नेता कलाकार कहा जाता है, नेता कलाकार। एक तो इन्हें नेता कलाकार कहा जाता है। और फिर आता है कि जो आपके मोलाराम है, मोलाराम का संबंध किस शैली से है। तो साथियों जो आपके मोलाराम है, इसका संबंध पहाड़ी शैली से है। बेसिक अगर मोटा मोटा पूछा जाए तो पहाड़ी शैली से है। अगर पूछे कि पहाड़ी की किस उपशैली से है, तब आपका गढ़वाल जाएगा। ठीक है, पहाड़ी शैली से है, पहाड़ी की उपशैली गढ़वाल से इसका मुख्य रूप से संबंध है। और मोलाराम का जन्म दिया है 1743 में श्रीनगर में हुआ था। सभी के सभी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब जानते हैं कुछ पॉइंट जो आपके मोलाराम है इसके विषय में ऐड किए हैं। पहला पॉइंट है आपका कि जो आपके मोलाराम है, इन्हें भारतीय चित्रकार, एक कवि, इतिहासकार और राजनयिक कहते हैं। इस तरह के आपके क्वेश्चन निकलते हैं। कल आपका नेट का एग्ज़ाम था, उसमें भी लगभग 3 या 4 क्वेश्चन इस प्रकार से थे आपके कि जैसे आपके डी.पी. राय चौधरी मूर्तिकार के अलावा और क्या क्या थे। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन निकलते हैं, तो आपको इन चीज़ को भी जानना ज़रूरी है। तो आपके मोलाराम चित्रकार, कवि, इतिहासकार, राजनयिक आदि थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इन्होंने कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग गढ़वाला शाखा की उत्पत्ति की है। मतलब कि इनकी 2 पुस्तकें दी गई हैं यहाँ, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग और गढ़वाला शाखा नामक पुस्तकों का निर्माण मोलाराम ने किया है। इम्पोर्टेंट पुस्तक है आपकी। अब चलते हैं, इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध चित्र शामिल किए हैं, जिसमें पहला है आपका कि अभिसारिका नायिका इनका प्रसिद्ध चित्र है, जिसमें नायिका अपने प्रेमी से मिलने जा रही है, ये प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है कि गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की शैली में किए गए शिवकांकन भी इनका बहुत प्रसिद्ध है। 2 चित्र इंपॉर्टेंट शामिल किए हैं यहाँ पर, एक तो आपका अभिसारिका नायिका, दूसरा गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की शैली में किए गए शिव का अंकन। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके दोस्तों क्वेश्चन निकलते हैं। मोस्टली मोलाराम किस शैली के कलाकार है, किस शैली में इसने काम किया है और किस रूप में जाने जाते हैं, इनका उपनाम क्या है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन निकल जाते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट में नैनसुख को शामिल किया है। जो आपके नैनसुख है, नैनसुख से भी आपका क्वेश्चन निकलता है साथियों। नैनसुख का जन्म 1710 में हुआ था और ये भारतीय चित्रकार माने जाते हैं और इनका जन्म गुलेर शैली में हुआ है और गुलेर शैली से इनका मुख्य रूप से संबंध माना जाता है। अगला पॉइंट इसमें शामिल क्या है इससे कि यह भारतीय चित्रकारों में से एक सबसे मूल और प्रभावशाली कलाकार माने जाते हैं। इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने ही आपके जो नैनसुख है, इन्होंने ही जसरोटा के राजा बलवंत सिंह का चित्र बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। और एक पॉइंट आपको ये निकलता है कि गढ़वाल शैली का
प्रमुख चित्र क्या है? तो दोस्तों आपकी गढ़वाल शैली का जो प्रमुख चित्र है वो है सिक्रे के साथ महिला। गुलेर शैली का प्रमुख चित्र माना जाता है सिक्रे के साथ महिला। आप नोट डाउन कर लेंगे। ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब चलते हैं साथियों अपनी सीरीज की ओर, जिसके हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आज जो बाकी के बचे हैं आज उन्हें हम कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका। कहता है कि प्रिंस सलीम किसकी प्रसिद्ध करती है? प्रिंस सलीम किसकी प्रसिद्ध करती है? ऑप्शन है आपके पास ए डीपी राय चौधरी, बी है आपका मुकुल चंद्र डे, सी है आपका अब्दुल रहमान चुगतई और डी है आपका शारदा चरण उकील। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका अब्दुल रहमान चुगतई। वेरी इंपॉर्टेंट चित्र है प्रिंस सलीम। और जो आपके अब्दुल रहमान चुगतई है इन्हें रंगों का सम्राट कहा जाता है। अब्दुल रहमान चुगतई को रंगों का सम्राट, और इन्होंने मिर्ज़ा गालिब की गज़लों पर भी चित्रण कार्य किया है। वेरी इंपॉर्टेंट कलाकार है आपके ये। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कहता है कि जनसाधारण से संबंधित चित्रों का निर्माण नहीं है, केवल ये पूछा गया है कि जनसाधारण से संबंधित चित्रों को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास ए शाह कलम, बी आपका फिटका चित्र, सी आपका व्यक्ति चित्र और डी आपका जैनर चित्र। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका जैनर चित्र। जनसाधारण चित्रों को हम रोजमर्रा के चित्र या जैनर चित्र हम कहते हैं। अब नेक्स्ट इसमें लिखा है आपका शाहकलम। शाहकलम होता है काले रंग में चित्रांकन करना ही आपका शाहकलम कहलाता है। और साथियों ये मुख्य रूप से मुगल काल में शाहजहाँ के काल में देखने को मिलता है। शाहजहाँ के काल में शाहकलम मुख्य रूप से देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका फिटका चित्र। आपके जो फिटका चित्र है, फिटका चित्र होते हैं पोस्ट कार्ड साइज के 6 छोटे चित्रों के सेट को हम फिटका चित्र कहते हैं। और ये चित्र आपके कंपनी शैली में बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आपका व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र हम पोर्ट्रेट या सभी को कहते हैं। और जैनर चित्र आपके जनसाधारण, मतलब कि जो घटनाएं रोज घटती है उन घटनाओं को हर रोज चित्रों के माध्यम से कैद कर लेना ही आपका जैनर चित्र कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका साथियों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सैलोज मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? सैलोज मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन ए मैसूर, बी आपका गुजरात, सी आपका पश्चिम बंगाल और डी आपका मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका सी ऑप्शन राइट होगा, पश्चिम बंगाल। सैलोज मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। और जो आपकी जो सैलोज मुखर्जी है इन्हें भारत की प्रथम फाववादी कलाकार माना जाता है। क्या? भारत की प्रथम फाववादी कलाकार। फाववादी, भारत की प्रथम फाववादी कलाकार सैलोज मुखर्जी को माना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। कहता है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतिद्वंद की बात किसने कही है? ऑप्शन ए भट्टलोलट ने, बी आपका श्री शंकुक ने, सी आपका अभिनव गुप्त ने और डी आपका भट्टनायक। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वह है आपका अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने सौंदर्य में रस प्रतिद्वंद की बात कही थी। और साथियों इन्होंने ही नौवें रस की खोज की थी, जिसे हम शांत रस कहते हैं। इन्होंने ही की थी। उनका प्रमुख ग्रंथ है आपका अभिनव भारती। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से या निम्न से प्रकाश का रंग नहीं है। दोस्तों जो रंग प्रकाश में आने के बाद अपना दुगना प्रभाव छोड़ते हैं वो आपके प्रकाश के रंग कहलाते हैं। अब इन्होंने कहा कि कौन प्रकाश का रंग नहीं है।
ए हरा, बी आपका लाल, सी आपका पीला रंग और डी आपका नीला रंग। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट होगा वो आपका पीला रंग नहीं है, प्रकाश का रंग, क्योंकि पीला रंग प्रकाश में आने के बाद अपनी रंगति खो देता है, दूर जाने पर कभी वाइट कभी और किस रंग का दिखाई पड़ता है। लेकिन जो आपके पीले को छोड़कर और तीन रंग दिए हैं, आपका हरा, लाल और नीला, ये तीनों रंग आपके प्रकाश के रंग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेट में भी आपका एक क्वेश्चन रंगों से आया था, जिसमें रंगों के प्रभाव पूछे गए थे और मिलान के लिए आपका क्वेश्चन आया था। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि घूंघट वाली महिला किस कलाकार ने चित्रित की है। ऑप्शन ए है आपका ड्यूrer ने, बी है आपका मातिस, सी है आपका राफेल और डी है आपका पिकासो। तो दोस्तों जो इसमें आपका राइट जवाब होगा वह आपका राफेल। घूंघट वाली महिला का चित्रण राफेल ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट चित्र है। कई सारी महिलाएं हैं 6-7, और इन्हें भी मैं धीरे धीरे आपको कंप्लीट करा दूंगा किसी रोज़ एक साथ लिखकर। जिस तरह मैं स्टार्टिंग में आपके लिए बेसिक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल कर रहा हूँ, उस तरह से मैं बेसिक में ही इन चीज़ों को कंप्लीट करा दूंगा। बस आप मेरे चैनल के साथ बने रहे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि बारोक शैली का जन्म कहाँ हुआ था। बारोक शैली का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए जर्मनी में, बी है आपका अमेरिका में, सी है आपका फ्रांस में और डी है आपका इटली में। तो दोस्तों जो इसमें आपका राइट जवाब है वह आपका डी ऑप्शन राइट होगा। इटली में बारोक शैली का जन्म हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि लखनऊ कला विद्यालय के पहले भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे। लखनऊ कला विद्यालय के पहले भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे। ऑप्शन ए है आपके पास नंदलाल बोस, बी है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, सी है आपका असित कुमार हल्दर और डी है आपका अवनी बाबू। तो साथियों जो इसमें आपका राइट जवाब है वह आपका असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम प्रधानाचार्य नियुक्त हुए थे। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका, सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका कि किस कलाकार ने कबीर की चादर श्रृंखला बनाई है। किस कलाकार ने कबीर की चादर श्रृंखला बनाई है। ऑप्शन ए है आपका गुलाम मोहम्मद शेख, बी है आपका आनंद देव, सी है आपका अविनाश चंद्र और डी है आपका असित कुमार हल्दर। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वह आपका बी ऑप्शन आनंद देव। आनंद देव ने कबीर की चादर नामक श्रृंखला का निर्माण किया था। दोस्तों जो आपके गुलाम मोहम्मद शेख है, इनसे आपको क्वेश्चन निकलता है कि कहत कबीर श्रृंखला किसने बनाई है। कहत कबीर आपकी बनाई है गुलाम मोहम्मद शेख ने और कबीर की चादर आनंद देव ने बनाई है। दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 90 है। कहता है कि डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल किसके शिष्य थे। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल किसके शिष्य थे। ऑप्शन ए है अब्दुल रहमान चुगताई के, बी है आपका रविंद्रनाथ टैगोर, सी है आपका नंदलाल बोस और डी है आपका छितेंद्रनाथ मजूमदार। तो साथियों जो इसमें आपका राइट जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, छितेंद्रनाथ मजूमदार के शिष्य थे आपके डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि सोमनाथ होर का जन्म 1921 में कहाँ हुआ था। सोमनाथ होर का जन्म 1921 में कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है आपका पटना में, बी है आपका दिल्ली में और सी है आपका गुजरात, डी ऑप्शन है आपका बांग्लादेश। तो साथियों उसमें जो आपका ऑप्शन है राइट वो है आपका बांग्लादेश चटगांव बांग्लादेश चटगांव में सोमनाथ होर का जन्म हुआ था। और दोस्तों जो उनकी प्रसिद्ध कृति है वो है इनकी जख्म। इन्हें सोमनाथ होर को जख्मों का कलाकार कहा जाता है।
क्योंकि ये कहते हैं कि मैं चित्र नहीं जख्म बनाता हूँ, और इनका प्रसिद्ध चित्र जख्म ही है, जिसे हम वुंडस के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, आप याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि के हैबर के अंतिम दिनों की चित्रशैली कैसी थी। के हैबर के अंतिम दिनों की चित्रशैली कैसी थी। ऑप्शन ए है आपका अलंकारिक, बी है आपका वास्तविक शैली, सी है आपका रेखात्मक, और डी है आपका शास्त्रीय शैली। तो साथियों उसमें जो आपका राइट है वो आपका सी ऑप्शन राइट है। के हैबर अपने सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, सशक्त रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों मैंने बहुत महत्वपूर्ण शामिल किए हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथियों आपको अपनी यूपी की परीक्षा अप्रैल में देखने को मिल सकती है, अन्यथा 1-2 महीना और आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जितना भी आपके पास समय है आप उस समय का अच्छे से उपयोग करें, ताकि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। आपके पास गोल्डन चांस है, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जितना मुझसे सहयोग होगा मैं आपका भरपूर सहयोग करूँगा। बस केवल आप चीज़ों को पढ़ते रहे, याद करते रहे और उनका रिवीजन करते रहे। ठीक है साथियों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सभी के सभी क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आपका कहता है कि प्रख्यात चित्र बैल के कलाकार कौन है। प्रख्यात चित्र बैल के कलाकार कौन है। ऑप्शन ए आपका शांतिदेव, बी आपका राघव कनेरिया, सी आपका के.एस. कुलकर्णी, और डी आपका शंकु चौधरी। तो साथियों जो उसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका राघव कनेरिया। राघव कनेरिया आपका राइट जवाब है। प्रख्यात चित्र बैल के कलाकार आपके राघव कनेरिया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि बद्रीनाथ आर्य का संबंध किस कॉलेज से है या किस कॉलेज से रहा है। बद्रीनाथ आर्य का संबंध किस कॉलेज से रहा है। ऑप्शन ए है आपका दिल्ली से, बी है आपका बड़ौदा से, सी है आपका जयपुर से, और डी है आपका लखनऊ से। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। लखनऊ से रहा है बद्रीनाथ आर्य का संबंध। और जो आपके बद्रीनाथ आर्य है ये अपनी वो शैली के लिए जाने जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 95, कहता है कि क्वीन ऑन हॉर्स किसकी रचना है। क्वीन ऑन हॉर्स किसकी रचना है। ऑप्शन ए है आपका मीरा मुखर्जी, बी आपका जी.एम. शेख, सी आपका यामिनी रॉय, और डी आपका राम सुतार। सो साथियों जो उसमें आपका राइट जवाब है वो आपका यामिनी रॉय। यामिनी रॉय जिन्हें हम भारत का पिकासो कहते हैं, अपनी लोक कला के लिए जाने जाते हैं, और इन्हें हम फैशन प्रद कलाकार भी कहते हैं। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सभी के सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आपका कहता है कि टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। टेराकोटा के लिए आपकी कौन सी जगह प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है जौनपुर, बी है आपका बस्तर, सी है आपका गोरखपुर, और डी है आपका राजस्थान। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका गोरखपुर। सी ऑप्शन राइट है आपका। टेराकोटा के लिए आपका गोरखपुर जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि रिदम आर्ट संस्थान कहाँ स्थित है। रिदम आर्ट संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आपका नागपुर, बी है आपका पटना, सी आपका गोवा, और डी है आपका भोपाल। तो दोस्तों जो इसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका भोपाल। आपकी रिदम आर्ट संस्थान भोपाल में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण उठाए हैं, बस आप याद करते रहें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि पटचित्रण कहाँ की लोक कला है। पटचित्रण कहाँ की लोक कला है। आपके पास ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है आपका बिहार, सी है आपका उड़ीसा, और डी है आपका गुजरात।
तो दोस्तों जो उसमें आपका राइट जवाब है वो आपका उड़ीसा। उड़ीसा की लोक कला है आपकी पटचित्रण। लेकिन अगर बात किया जाए कि जो पटचित्रण है कहाँ का फेमस है, या पटुआ कलाकार किन्हें कहते हैं, तो काली घाट शैली के जो कलाकार है आपके, काली घाट काली घाट शैली के जो आपके कलाकार हैं उन्हें हम पटुआ कलाकार कहते हैं। लेकिन पट चित्रण लोक कला कहाँ की है आपकी, उड़ीसा की है। इन दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों पट चित्रण से अभिप्राय है कपड़े पर जो चित्रकारी की जाती है उन्हें हम पटचित्र कहते हैं। और जो आपके क्या बोलते हैं पत्तों पर की जाती है उन्हें बोलते हैं हम ताड़पत्र चित्रकारी, ताड़ के पत्ते पर चित्रकारी। और आपका पट या फड़ ये होती है आपकी कपड़े पर चित्रकारी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अपने दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। आज हम अपनी सीरीज 2 कंप्लीट कर लेंगे जिसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। और दोस्तों आपका सहयोग रहा तो हम आपके लिए अब सुपर 125 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे जो केवल यूपी टीजीटी पीजीटी के बेस पर मैंने तैयार की है। आज हाल ही में आप उस सीरीज से रूबरू होंगे और उसमें मैंने हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं जो आपकी परीक्षा में आते हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कहता है कि ग्राफिक विधि किससे संबंधित है, ग्राफिक विधि किससे संबंधित है। ऑप्शन ए टेम्परा, बी आपका एचिंग, सी आपका फ्रेस्को और डी आपका मोजाइक। तो दोस्तों जो उसमें आपका राइट जवाब होगा वो है आपका एचिंग। आपकी ग्राफिक विधि एचिंग से संबंधित है क्योंकि टेम्परा एक पायस है और फ्रेस्को सैको पद्धति होती है आपकी एक, तो फ्रेस्को सैको और फ्रेस्को ब्यूनो। फ्रेस्को सैको सूखी भित्ति पर की जाती है और फ्रेस्को ब्यूनो गीली भित्ति पर की जाती है। और मोजाइक कला को आप जानते हैं मणिकुट्टम बांजन कला जिसमें रंगीन कांच के छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। सभी के सभी पॉइंट आपके महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं अपने आज की सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आपका लास्ट क्वेश्चन कहता है कि वृद्ध कला कोश के लेखक कौन है, वृद्ध कला कोश के लेखक कौन है। ऑप्शन ए प्रभु जोशी, बी आपका विनोद भारद्वाज, सी आपका अवधेश मिश्रा और डी आपका ज्योतिष जोशी। तो साथियों उसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका विनोद भारद्वाज। विनोद भारद्वाज आपका राइट जवाब है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। इस तरह से हमने आज अपनी 2 सीरीज कंप्लीट कर ली है और उनके साथ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हमने शामिल किया है। तो दोस्तों आप बने रहे मेरे साथ और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से देखने के लिए आप जुड़ रहे हैं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय।